नमस्ते। मैं नियति कुमारी आज आदिकालीन रासो साहित्य के बारे में बताऊंगी, जो आधुनिक पत्र से लिया गया है। आदिकाल में रचित साहित्य में रासो काव्य ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानी, जिसका अर्थ है कथा काव्य। दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक समीचीन है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसे उत्पन्न माना है। उनके अनुसार रासत एक छंद भी है और काव्य भेद भी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी रासो काव्य परंपरा को दो वर्गों में विभक्त किया है: धार्मिक रास काव्य परंपरा और ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा। धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत उन ग्रंथों को लिया जा सकता है जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए, जिसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों के चरित्र नायक को प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मुनि शालिभद्र द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास काव्य निर्धारित किया है। जैन रास काव्य अनेक है, जिसमें भरतेश्वर बाहुबली रास प्रमुख है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णित किया गया है। चंदनबाला रास एक 35 छंदों में लिखा गया लघु खंड काव्य है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी में आसहु कवि ने जालौर में की थी। इसमें एक स्त्री के जीवन की त्रासदी का वर्णन है। इसके बाद 1209 ईस्वी में जिन धर्मसूरी ने स्थूलीभद्र रास की रचना की। इसमें कोसा वेश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। इसके बाद 1231 ईस्वी के आसपास विजय सेन सूरी ने रेवंतीगिरी रास की रचना की। इसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतीगिरी तीर्थ का वर्णन है। नेमिनाथ रास की रचना 1231 ईस्वी में सुमति गणी ने की। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक रासो काव्य के अंतर्गत वैसे ग्रंथ आते हैं जिन्हें वास्तविक रूप से आदिकालीन हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। प्रमुख रूप से 6 रासो काव्य प्रमुख है: कुमान रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो और विजयपाल रासो। विशलदेव रासो की रचना नरपति नाथ ने 1212 विक्रमी में की थी। विशलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति है, जिसे 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह दिखाया जाता है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रुष्ट राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है। 12 वर्ष तक विशलदेव उड़ीसा में रहता है और उसके विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी का यह विरह वृत्तांत तृतीय खंड में वर्णित किया गया है। चतुर्थ खंड में इन दोनों के पुनर्मिलन का वृत्तांत है। विशलदेव रासो 135 छंदों की एक प्रेम परक रचना है, जिसमें संदेश रासक की भांति विरह की प्रधानता है। विरह के स्वाभाविक चित्रण के साथ साथ संयोग के मर्मस्पर्शी चित्र भी इसमें अंकित किए गए हैं। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्र अंकित करके इस काव्य कृति के महत्व को दुगना कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी भाषा माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद बरदाई द्वारा की गई थी। रासो की प्रामाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद रहा है। विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक रचना स्वीकार करता है। इस वर्ग के विद्वानों में प्रमुख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामलाल दास, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा। तो दूसरा वर्ग वे विद्वान हैं जो रासो को एक प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाट के नाम लिए
दिए जा सकते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान रासों को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और इसके कुछ अंश को ही प्रामाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय इस वर्ग की श्रेणी में आते हैं। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। इसमें कवि ने कल्पना एवं अतिशयोक्ति का अधिक प्रयोग किया है। यद्यपि रासों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, तथापि उसका काव्य सौंदर्य अक्षुण्ण है। वीर एवं श्रृंगार रस का वर्णन इसमें दिखाया गया। युद्ध वर्णन के अंतर्गत वीर हृदय की उमंगों और रणबांकुरों के क्रियाकलापों का अत्यंत हृदयग्राही, ओजपूर्ण और मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। अपने विशाल कलेवर में यह ग्रंथ अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक वृत्तों को समाविष्ट किए हुए हैं। परमाल रासों का रचयिता जगनिक है, जिसे चंदेल वंशी राजा परमर्दिदेव का दरबारी कवि माना जाता है। आल्हा और उदल नामक दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन परमाल रासों के अंतर्गत किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा और आल्हखंड के नाम से जाना जाता है तथा यह अपनी गेयता के कारण लोक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक ही स्वीकार करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि जगनिक के मूल काव्य का क्या रूप था, यह कहना कठिन हो गया है। अनुमानतः इस संग्रह में वीरत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा एवं कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए जन्म बरदाई के पृथ्वीराज रासों की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रामाणिक माना जा सकता है। आगे खुमान रासों की रचना दलपत विजय ने की थी। इस ग्रंथ का चरित्र नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। अन्य रासों काव्य ग्रंथों की भांति इसका रचना काल भी संदिग्ध है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना है और डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया ने इसे 17वीं सदी की रचना बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें आदिकालीन हिंदी का स्वरूप सुरक्षित है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। ग्रंथ की रचना लगभग 5000 छंदों में की गई है। वस्तु वर्णन के अंतर्गत नायिका भेद एवं खड ऋतु वर्णन का समावेश किया गया। यद्यपि वीर रस ही ग्रंथ का प्रधान रस है, तथापि श्रृंगार के मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी चित्र भी इसमें उपलब्ध किए गए हैं। अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियों को समाविष्ट किए हुए इस ग्रंथ को विविध छंदों में प्रयोग किया गया है। आदिकाल के रासो साहित्य के उल्लेखनीय ग्रंथ यही 4 हैं। मतलब छड़ और रासो काव्य में ये 4 बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्राकृत पेंगलम ने हम्मीर रासों के कुछ छंद मिले थे, जिनके आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों के अस्तित्व को स्वीकार किया था, किंतु अभी तक यह ग्रंथ अप्राप्य है। विजयपाल रासो वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में रचित है, अतः उसे हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान देना उचित नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रामाणिकता पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, किंतु इन काव्य ग्रंथों के काव्य सौष्ठव पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वीर रस की जैसी ओजपूर्ण अभिव्यक्ति इनमें हुई है, वैसी परवर्ती साहित्य में भी दुर्लभ है। तत्कालीन भाषा के स्वरूप को समझने के लिए इन रासो ग्रंथों की उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता।